आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। चार बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे जोशीमठ को लेकर, जहां उत्तराखंड सरकार ने शहर में जान माल की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। दूसरी बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां चुनावी साल शुरू होने के साथ ही कांग्रेस ने गांव तक अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। चौथी और आखिरी बड़ी खबर बुरहानपुर से है, जहां जिले के जवाहर नवोदय स्कूल के करीब 2 दर्जन से अधिक छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आखिर क्यों, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां जोशीमठ को लेकर उत्तराखंड सरकार ने शहर में जान माल की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शहर के लगभग 1.5 किलोमीटर के भू धंसाव प्रभावित क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को विस्तार से पूरी जानकारी दे दी गई है। उन्होंने हर संभव मदद का पूरा भरोसा दिया है। अभी 68 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। 600 से अधिक परिवार है जो डेंजर जोन में आ रही हैं। बहुत जरूरी है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। वहीं विपक्ष ने भी आपदा प्रभावित जोशीमठ में डेरा डाल दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ कांग्रेस के कई नेता आपदा प्रभावितों और भू धंसाव क्षेत्र में राहत और पुनर्वास कार्य पैनी नजर बनाए हुए हैं। हालात ये हैं कि रात में जहां गांधी मैदान के रिलीफ कैंपों में प्रशासन अपनी ड्यूटी दे रहा था, तो वहीं हरीश रावत राहत शिविर के बाहर नजर आए। -4 डिग्री तापमान में गांधी मैदान में अलाव के सहारे पूर्व सीएम हरीश रावत राहत शिविर सहित रिलीफ कैंप पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने प्रशासन की ओर से दी जा रही मूलभूत सुविधाओं को लेकर नाराजगी भी जताई है। इस पूरे मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं और मुझे भी कल उन्होंने विस्तार से बात की है। सभी विषयों पर विस्तार से उनको बताया है। उन्होंने हर संभव केंद्र की तरफ से मदद का, सहायता का पूरा भरोसा दिया है कि सभी इस प्रकार की सहायता यहाँ पर करेंगे। अभी 68 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लगभग 600 से कुछ ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो उस जोन में आ रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उन सभी को सुरक्षित किया जाए। सबसे पहले जान माल की सुरक्षा की जाए, उस पर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मैं भी स्वयं वहाँ पर गया था, लगातार मैं भी बात कर रहा हूँ। मुख्य सचिव गए थे, सभी लोग लगे हुए हैं और हम ऐसे कठिन समय में सारी सरकार जोशीमठ वालों के साथ है, जोशीमठ के निवासियों के साथ है। मैं सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि ये समय अनावश्यक बातें करने का नहीं है। ये समय हम लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर सबसे पहले जोशीमठ के लोगों की जान माल की सुरक्षा करनी है और शहर को बचाना है। इस पर सभी लोग लगेंगे, बाकी राजनीति की चीजें तो बाद में भी हो जाएंगी। सर, इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, उत्तराखंड में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं और सरकार लगातार प्रयास कर रही है सभी को सुरक्षित पहुंचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, तो जिस तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? सरकारें कहती है कि हम सबक लेंगे जी, चाहे वो केदारनाथ आपदा हो, वरुणा व्रत की हो। इस जोशीमठ की समस्या जो है ये आज पैदा नहीं हुई। इससे पहले विशेषज्ञों ने काफी रिपोर्टें दी जी। अभी 28 अक्टूबर को सरकार को एक 28 पेज की रिपोर्ट दी गई, जिसमें जोशीमठ की समस्या के संबंध में सरकार को अवगत कराया गया। लेकिन सरकारें हैं कि उस समय ध्यान नहीं देती जिस समय विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने रखते हैं। और आज जब समस्या विकराल हो गई तो आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब लोग एक साथ जो है इस समस्या के समाधान में जुट गए जी। तो अगर इन समस्याओं को
समय रहते हुए विशेषज्ञों के जो रिपोर्टें आ रही हैं उनके आधार पर हल किया जाता होती। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 68 परिवारों को हमने जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जी, और अभी 600 परिवार और हैं जिनको हम पुनर्वासित करेंगे जी। मामला इतने तक सीमित नहीं है। पूरा जोशीमठ खतरे की जद में, और अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड का हर शहर खतरे की जद जी। देहरादून में जो नदियां बिंदाल, टॉन्स, रिस्पना 4-4 किलोमीटर चौड़ी थी, उनकी हालत ये होगी वो 40 फुट चौड़ी भी नहीं बची। पानी की निकासी सब तरफ से बंद है, अंधाधुंध निर्माण हो रहे हैं, सरकार भी इसमें कोई पीछे हट नहीं रही। जहां देहरादून में 3 मंजिल का नक्शा पास होता था, आज उनकी लंबाई भी बढ़ा के 7-7 मंजिल, 8-8 मंजिल कर दी। तो जितना दबाव बढ़ रहा है भूमि के ऊपर, उतना ही खतरा बढ़ रहा है। जी, तो अगर यहाँ पे जैसे कि देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन वही जो कांग्रेस है, विपक्ष है, वो वहां पर घेराव करे हुए हैं। क्या विपक्ष को भरोसा नहीं सरकार पर जो प्रयास कर रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, वही है कि जब जो है कोई समस्या आती है तो पक्ष और विपक्ष उसका श्रेय लूटने का काम करता है। कभी इनकी सरकार में आप जाती है, कभी उनकी सरकार में आप जाती है जी। और दोनों एक दूसरे पे प्रत्यारोप लगाकर जनता की नजरों में अपनी छवि अच्छी करना चाहते हैं। आज आपदा सामने है तो जो है हरीश रावत जी नजर बनाए हुए हैं, और अभी आपदा कांग्रेस के समय थी तो बीजेपी नजर बनाए हुए थी। मोदी जी ने स्वयं गुजरात के लोगों को निकालने के लिए उस समय गुजरात से हेलीकॉप्टर भेजे थे, हवाई जहाज भेजे थे और अपने लोगों को निकाला। तो कोई भी गंभीर नहीं है इस कि उत्तराखंड को इन आपदाओं से हमें बचाना है। ठेकेदार लॉबी, बड़े बड़े बांध निर्माता सरकारों को, पार्टियों को जी अच्छा चंदा देते हैं, इसलिए सुनवाई उनकी ज्यादा होती है और बाद में मार जो है वो जनता के ऊपर पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां चुनावी साल शुरू होने के साथ ही कांग्रेस ने गांव में अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आज कांग्रेस ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधित्व का सम्मेलन बुलाया। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायतों के सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी शामिल हुए। कार्यक्रम में कमलनाथ ने पंचायतों के जनप्रतिनिधियों से कहा है कि आप बड़ी कठिन परिस्थितियों में चुनाव जीते हैं। आपके ऊपर पुलिस, पैसा, प्रशासन का दबाव था। बीजेपी के पास इनके अलावा कोई उपाय नहीं था। आप भी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों से कहना है कि हम भी हिसाब लेंगे, हमारी भी चक्की चलेगी और आप बहुत बारीक पिसेगी। कमलनाथ ने कहा कि राजीव गांधी ने पंचायती राज के अधिकार दिए हैं और दिग्विजय सिंह की सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिए हैं। आप लोगों को ये याद रखना है कि आपको जिनके वोट नहीं मिले हैं उनसे भी मिलिए, उन्हें बीजेपी की तरफ मत ढकेलिए। आज सब बंद है, वास्तव में जो बैठे और गांव में जो जाते हैं सब दुखी है। एक आज जो सरपंच ठीक ठाक रात अपने जनपद अध्यक्ष अपने जुगाड़ पुगाड़ लगा के हम 5 लोग से काम करा लें। हर जगह भी हम देखते हैं सरपंच, जनपद अध्यक्ष परेशान चक्कर लगा के घूमते हैं, साफ सफाई होती है। तो जैसे ही हमारी सरकार बन रही और आप लोगों की खून पसीने से मेहनत से बनेंगे, अकेले गोविंद सिंह के कहने से नहीं बनेगी। आप लोगों से हमारे सब नेताओं की राय, कमलनाथ जी की राय, जो अधिकार आपको 2094 में मिले थे वही अधिकार इनको मिले, यही हमारा निवेदन
घोषणा पत्र में भी है, पार्टी को इसमें शामिल करें। ऐसी मैं प्रार्थना निवेदन करता हूँ अपने नेताओं से। धन्यवाद। पहले से थी, हम जब मंत्री थे उस समय हमने शुरुआत कर दी थी। इसी मनरेगा का 500 करोड़ रुपए का इनका जुलानिया एसीएस थे, उन्होंने 500 करोड़ वृक्षारोपण में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के लिए पैसा निकाला और उसमें आदेश था कि कहीं भी कोई आपको फावड़ा, देती, कुप्पी, साइकिल जो भी खरीदी की जाएगी उसका सबूत रखने की जरूरत नहीं है, कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं। हमारे पास आदेश की कॉपी जिस तरह से ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये हम सबको बताना पड़ेगा। पंचायत विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है, 70% से ज्यादा आबादी गांव की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, देखा जाए तो आगामी विधानसभा 2023 चुनाव आने वाले हैं, उसी को देखते हुए दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस जो है अब शहर ही नहीं बल्कि गांव तक पहुंचने का लगातार प्रयास कर रही है, जिसको लेकर अपने संगठन को मजबूत करती हुई यहाँ पर कांग्रेस जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से 2023 में विधानसभा चुनाव है और यह चुनावी वर्ष है और इसलिए कांग्रेस जिस तरह से 2018 में सत्ता में आई और फिर सत्ता से चली गई, अब 2023 में वह एन केन प्रकारणेन चाहे जिस तरह हो वह सत्ता में आना चाहती है। इसीलिए वो लगातार बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। आज त्रिस्तरीय जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सरपंच हो, जनपद पंचायत अध्यक्ष हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, उन सभीयों का राजधानी भोपाल में एक सम्मेलन बुलाया गया था और सम्मेलन के माध्यम से उनसे कहा गया कि 2023 के लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि बीजेपी ने आप लोगों के अधिकार छीन लिए हैं, कांग्रेस आपको अधिकार देगी और जो महात्मा गांधी का पंचायती राज का सपना था वो कांग्रेस ही पूरा करेगी। इसलिए लगातार 2023 की तैयारियों में कांग्रेस सभी जनप्रतिनिधियों सहित सभी वर्ग से लगातार बैठकें कर रही है और सभी से 1-to-1 चर्चा भी कर रही है। जी बिल्कुल कृष्णा, यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से आगामी 2023 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, दोनों ही पार्टियां यहाँ पर तैयारियां कर रही है, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस जिस तरीके से शहर ही नहीं गांव तक पहुंचने का लगातार प्रयास कर रही है, जिस तरीके से 2018 में शायद कांग्रेस को जिस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ा था, हालांकि सत्ता में तो आई थी लेकिन किसी कारणवश उन्होंने अपनी सत्ता गंवा दी थी, तो शायद इस बार जिस तरीके से कांग्रेस तैयारियां कर रही है ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कांग्रेस। बिल्कुल कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस को मालूम है कि बीजेपी के संगठन से उनकी लड़ाई है और बीजेपी का संगठन बहुत ही मजबूत माना जाता है और मध्य प्रदेश में खास तौर से बीजेपी का संगठन काम करता है। तो कांग्रेस भी यही कोशिश में है कि बूथ स्तर तक उनके कार्यकर्ता खड़े हों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो निगम चुनाव हुए हैं, जो उपचुनाव हुए हैं, उनमें कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर तक जब कार्यकर्ता होंगे तभी बीजेपी को फाइट दी जा सकेगी। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए यहाँ पर कृष्णा तो जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो तैयारी कर रही है, विपक्ष पहले लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाता था कि कांग्रेस का संगठन जो है वो मजबूत नहीं है, तो क्या इसी वजह से संगठन मजबूत करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है कांग्रेस? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता से 15 साल लगातार दूर रहना और उस कारण से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो जाता है एक पार्टी से। जब 2018 में कांग्रेस ने बैक किया, उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्टिव हुए। अब वह कांग्रेस बूथ स्तर तक, चाहे पन्ना प्रभारी हो, चाहे जिला में हो, चाहे सेक्टर में हो, चाहे मंडलम में हो, वो हर जगह अपने कार्यकर्ता पुनः खड़े कर रही है, क्योंकि 2003 से लेकर 2018 तक का दौर बीजेपी शासन कर रहा है। ऐसे में निश्चित तौर से इन 15 सालों में कार्यकर्ता छिटके हैं, तो उन कार्यकर्ताओं को अब कांग्रेस एकत्रित कर रही है और 2023 के लिए अपनी सेना तैयार कर रही है। तो कृष्णा, अगर संगठन को मजबूत करने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा है और जो भी यात्रा निकाल रही है कांग्रेस, कितनी कारगर साबित होगी उनके संगठन को मजबूत करने के लिए?
देखिए, भारत जोड़ो तो राजनीतिक यात्रा नहीं कही जा सकती, क्योंकि राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि भारत जोड़ो राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसलिए जल्दबाजी होगा राजनीतिक यात्रा कहना। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो चुनाव को लेकर ध्यान में रखकर तो निश्चित तौर से कोई भी यात्रा होती है तो होती है। अब उसका संगठन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, वो तो राहुल गांधी के लिए एक जो फेस चमकाने की बात होती है, कहीं ना कहीं ब्रांडिंग की बात होती है, उसके लिए यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी के यदि तुलना करें तो निश्चित तौर से चाहे देश का हो चाहे प्रदेश का हो, कांग्रेस का संगठन कमजोर रहता है, इसलिए कांग्रेस इस बार से संगठन पर ज्यादा ध्यान दे रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच तकरार लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि हम अपनी चाय पियेंगे या बाहर की चाय पियेंगे, कहीं पुलिस चाय में जहर मिलाकर दे दे। तो ये वीडियो लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय का है, जिसके के चाय पीने की बात कही गई है। सपा और बीजेपी के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप की जंग छिड़ती जा रही है। सपा अध्यक्ष इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सार्वजनिक तौर पर कहा है कि पुलिस की ओर से दी जाने वाली चाय वे इसलिए नहीं पिएंगे क्योंकि उसमें जहर हो सकता है। विकास अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय लगा बाहर से आने नहीं पिएंगे चाय, यहाँ की चाय नहीं पिएंगे, बाहर की पिएंगे, या हम अपनी लाएंगे तब आपका ले लेंगे प्लास्टिक का जो होगा। हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब? हाँ नहीं हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाय, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए। तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें आपने यहाँ पर सुना कि वो कहते सुनाई दे रही हैं कि हम अपनी चाय पियेंगे या बाहर की चाय पियेंगे, कहीं पुलिस चाय में जहर मिलाकर दे दी। तो ये वीडियो लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय का है, जिससे उनके चाय पीने की बात कही गई है। सपा और बीजेपी के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप की जंग छिड़ती जा रही है। सपा अध्यक्ष इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सार्वजनिक तौर पर कहा है कि पुलिस की ओर से दी जाने वाली चाय वे इसलिए नहीं पिएंगे क्योंकि उसमें जहर हो सकता है। तो एक बार फिर अखिलेश यादव ने यहाँ पर विवादित बयान दिया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच तकरार लगातार बढ़ती ही जा रही है और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं कि हम अपनी चाय खुद पिएंगे या बाहर की चाय नहीं पिएंगे, कहीं पुलिस चाय में जहर मिलाकर दे दे। तो ये वीडियो लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय का है, जिसके उनसे चाय पीने की बात कही गई है। सपा और बीजेपी के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप की जंग छिड़ती जा रही है और सपा अध्यक्ष से पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सार्वजनिक तौर पर कहा है कि पुलिस की ओर से दी जाने वाली चाय के लिए इसलिए नहीं पिएंगे क्योंकि उसमें जहर हो सकता है। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार तकरार जो है वो बढ़ती जा रही है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि हम अपनी चाय खुद पिएंगे या बाहर की चाय पिएंगे, कहीं पुलिस चाय में जहर मिलाकर दे दे। तो ये वीडियो लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय का है, जिसके उनके चाय पीने की बात कही गई है। सपा और बीजेपी के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप की जंग छिड़ती जा रही है। सपा अध्यक्ष से पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सार्वजनिक तौर पर कहा है कि पुलिस की ओर से दी जाने वाली चाय वे इसलिए नहीं पिएंगे क्योंकि उसमें जहर हो सकता है। तो ये है आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच तकरार लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत,
समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार तकरार जो है वो बढ़ती यहां पर दिखाई दे रही है। वहीं अखिलेश यादव का ये विवादित बयान कि हम पुलिस मुख्यालय में चाय नहीं पिएंगे, बाहर जाकर के चाय पिएंगे, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बल्कि पुलिस मुख्यालय में जाकर इस तरीके का विवादित बयान देना कितना उचित है? जी पूजा, बिल्कुल। देखिए, अखिलेश यादव का जो बयान आया है वो पुलिस मुख्यालय में वो गए थे उस दौरान, क्योंकि उनके जो मीडिया सोशल मीडिया के एडमिन थे मनीष जगन अग्रवाल, उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसको लेकर वो पहुंचे थे। और अखिलेश यादव की नाराजगी इसलिए थी क्योंकि जिस तरीके से मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि वो एक विपक्षी दल के सोशल मीडिया के इंचार्ज थे, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाना, वो भी एक भाजपा महिला नेता की शिकायत पर उनकी गिरफ्तारी हो जाना, उन्हें जेल भेज देना। और उसके बाद अखिलेश यादव जब डीजीपी यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर जब जाते हैं तो वहां पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिलता है। और ये अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर ये तंज कसते हुए बात कही थी कि पुलिस की चाय मैं नहीं पीऊंगा, बाहर की चाय मंगवाए या फिर मैं किसी घर की चाय पीता हूँ। तो ये लगातार जो सोशल मीडिया पर उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो अब ये कौतूहल का विषय बन गया है, चर्चाओं का विषय बन गया है, सत्ता और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का विषय बन गया है। हालांकि अखिलेश यादव का साफ स्टैंड है, वो अभी भी पुलिस पर हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। इसके साथ ही पूजा यह भी बता दूं कि जब डीजीपी हेडक्वार्टर के बाहर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर हंगामा कर रहे थे, यानी विरोध प्रदर्शन जता रहे थे अपने पार्टी के सोशल मीडिया जो एडमिन है उनकी गिरफ्तारी को लेकर, वो तो सुशांत गोल्ड सिटी लखनऊ में उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है धारा 144 के उल्लंघन को लेकर। अब एक नया विवाद शुरू हो गया। जिस तरीके से सोशल मीडिया का ये विवाद शुरू हुआ, अब राजनीतिक रूप में लगातार बदलता जा रहा है, कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता को बताने का काम कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विद्वेष बस उनके लोगों को शिकार बना। ये पहला मामला नहीं है। जिस समय अखिलेश यादव झांसी गए थे और जिस पूर्व विधायक के मकान पर खड़े होकर वो जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, और ठीक दूसरे ही दिन वो जिस पूर्व विधायक का मकान था तो वहां पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई, उसे सीज कर दिया गया और ये कहा गया कि यह अनाधिकृत रूप से बना है। तो लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, उससे अखिलेश यादव कहीं ना कहीं तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बाद कहीं कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो मुख्य विपक्षी दल में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी भूमिका है, तो ऐसे नेताओं को गिन गिन कर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है, उससे अखिलेश यादव आहत हैं। और ये आहत का जो कारण है वो ये भी है कि लगातार समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना, उनको पुलिस कार्रवाई करना, उनके परिवार के लोगों को परेशान करना, ये कारण है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो सोशल मीडिया हैंडल कर जो उनके एडमिन है मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया है, उस पर इसलिए तंज कसा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कई बार शिकायतें सत्ता पक्ष के नेताओं की भी की गई हैं, उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके साथ ही तमाम जगह जहाँ पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत हुई है, उसके बाद अखिलेश यादव ने कहीं ये उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बयान दे दिया। हालांकि ये बयान भले ही उन्होंने तंज कसा हो, लेकिन ये राजनीतिक उद्देश्य के रूप में देखा जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से कि अखिलेश यादव ने पुलिस महकमे की बेइज्जती की है, पुलिस महकमे को नीचा दिखाने को लेकर यह बयान दिया है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं पुलिस के चाय नहीं पीऊंगा, पुलिस उसमें जहर दे सकती है मुझे। तो लेकिन ये जो जहर की बात आ रही है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ये बताने का काम कर रहे हैं कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही है, आम जनता की पुलिस की कस्टडी में मौत हो जाती है और पुलिस इस तरीके से लगातार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन समाजवादी पार्टी उन पर खड़े करने का काम कर रही है। और कई जगह कानूनी मसले ऐसे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को बेवजह बिन मुद्दों में उनको मुद्दा बनाकर फंसाया जाने को लेकर अखिलेश यादव हमलावर हैं। और वहीं डीजीपी कार्यालय के बाहर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहां पर विरोध प्रदर्शन कराया, तमाम बड़े नेता गए, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया, तो अब और बौखलाहट सपा नेताओं की बढ़ गई है। जी पूजा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां बुरहानपुर जिले के बहादुरपुर रोड स्थित जवाहर नवोदय स्कूल के करीब 2 दर्जन से अधिक छात्र उल्टी दस्त का शिकार हो गए। सभी बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी बच्चे 6वीं और 8वीं के हैं, जो हॉस्टल में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। बता दें कि अचानक इन बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चर्चा है कि बच्चों ने रात में दाल चावल और पापड़ खाया था, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है।
वहीं इस संबंध में अभी कोई भी जिम्मेदार मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रहा है। हालांकि डॉक्टर भूपेंद्र गौर ने बच्चों में फूड पॉइजनिंग से इनकार किया है। उनका कहना है कि बच्चे मौसमी वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित हुए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय लोनी के बच्चे हैं, कुछ 25-30 बच्चे आए हैं, कुछ वायरल सिम्टम्स लेके आए हैं, साथ में कोल्ड हो गया, कफ हो गया, एब्डोमेन पेन हो गया, वोमिटिंग हो गया, इसके साथ में आए हैं। साथ में कफ एक्सेसिव कफ है, साथ में पोस्ट एक्सेसिव वोमिटिंग भी है, तो मोस्टली वायरल फीवर लग रहा है। वायरल फीवर में लेरिंगो ट्रिंकोब्रोंकाइटिस होता है, इसमें एक्सेसिव कफ आता है। सर, एक साथ इतने सारे विद्यार्थियों को वायरल फीवर कैसे हो? नहीं, वायरल फीवर ही इस टाइप से होता है, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के साथ में इन्फेक्शन जो होता है वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में स्प्रेड होता है, उसके कारण से ही वायरल हो सकता है। मोस्टली वायरल ही है। सर, ऐसे उल्टियाँ हो रही है कुछ बच्चों को? उल्टियाँ इस टाइप से है, पोस्ट एक्सेसिव वोमिटिंग है, तो कफ के साथ में उनको उल्टियाँ हो रही हैं, खांसते खांसते उल्टी हो रही है, तो मोस्टली वायरल ही है। जैसे फूड पॉइजन वगैरह ऐसी कोई शिकायत? में नॉर्मली लूज मोशन होता है, वोमिटिंग होती है, एक्सेसिव वोमिटिंग होती है, साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं होते, कफ वाले हो गए, फीवर वाले सिम्टम्स नहीं होते, तो मोस्टली प्राइमरी दृष्टि में तो हमको वायरल फीवर ही लग रहा है। तो बुरहानपुर जिले के बहादुरपुर रोड स्थित जवाहर नवोदय स्कूल के करीब 2 दर्जन से अधिक छात्र उल्टी दस्त का शिकार हो गए। सभी बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी बच्चे 6वीं और 8वीं के हैं, जो हॉस्टल में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। बता दें कि अचानक इन बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चर्चा है कि बच्चों में रात में दाल चावल और पापड़ खाया था, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और आशंका जताई जा रही है कि वहीं इस संबंध में अभी कोई जिम्मेदार मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रहा है। हालांकि डॉक्टर भूपेंद्र गौर ने बच्चों में फूड पॉइजनिंग से इनकार किया और उनका कहना है कि बच्चे मौसमी वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित हैं। तो यदि आपके सामने 4 बड़ी खबर, अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।